हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून। अभी के इस क्लास में मैं आपको पेपर नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ। पेपर नंबर 2 में हम लोग पेपर नंबर 2 का ये यूनिट नंबर 1 का लास्ट क्लास है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यूनिट नंबर 1। मैं एक कॉमर्स की एजुकेटर हूँ। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेरा नाम निधि साइनी है और ये जो क्लासेस होते हैं ये नेट, JRF और सेट लर्नर्स के लिए होते हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें कंटिन्यू करने का था। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कहाँ तक हुआ था, हाँ, ब्रिक्स से हमें स्टार्ट करने को है। ब्रिक्स का मीनिंग क्या होता है और ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जानेंगे। ब्रिक्स, ब्रिक्स दैट इज BRICS, इसका फुल फॉर्म है। B स्टैंड फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप है 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का, जिसको हम लोग पहले ब्रिक के नाम से जानते थे। बाद में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया 2010 में, जिसकी वजह से ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है। इसमें टोटल 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन रिप्रेजेंट होता है, 25% ग्लोबल GDP। और ये बेसिकली ये सब जो प्लेयर्स है, इसमें जो नाम आप देख पा रहे हो, ये पूरा ग्रुप है 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का, जो बेसिकली ट्रेड एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नाम से याद हो जाएगा। B फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, ट्रेड करके, इन्वेस्टमेंट करके मेंबर कंट्रीज में आपका स्ट्रेंथ रखना। ठीक है। डिपेंडेंसी जो होता है रिड्यूस करना वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन पे, डेवलप करना एक ऑल्टरनेटिव IMF का एंड वर्ल्ड बैंक का, दैट इज IMF मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का एक ऑल्टरनेटिव को डेवलप करना, सो दैट हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके। कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग करना, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ये सबसे प्रोटेक्ट करना, रिफॉर्म ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड करना ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड बैंक एंड IMF में। तो ब्रिक का मतलब क्या है, ब्रिक का फुल फॉर्म क्या है, ये बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है। अब जैसे देखोगे नाफ्ता, नाफ्ता जिसका अभी क्या नाम हो गया, USMCA, USMCA इनका अभी करंट नाम चेंज हो गया है। नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या था? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साइन कब किया गया था? 1994 में। इसके मेंबर्स कौन कौन थे? US, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा। ठीक है। ये बेसिकली, ये जो मेंबर्स है, मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, ये बेसिकली रिमूव टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स बिटवीन 3 कंट्रीज। ये तो 3 कंट्री है, USMCA। इन लोग आपस में अपना ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ को कम करने के लिए और रिमूव करने के लिए ये अग्रीमेंट बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन बना रहे नॉर्थ अमेरिका में, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रेड अमंग द मेंबर्स, अब ये जो मेंबर कंट्रीज है USMCA, ये आपस में अपना ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए इन्होंने हैंडशेक किया है। ऑटोमोबाइल हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, ये सब में अपना बूस्ट करना इनका मकसद था। ठीक है। मेक्सिको से शिफ्टेड जॉब टू मेक्सिको ड्यू टू लोअर लेबर कॉस्ट। मेक्सिको में लेबर कॉस्ट इज लेस। देखो ये सब हमें याद करने का नहीं है, बस समझने का है कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है, इनका क्या क्या मोटिव है और क्या क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेक्सिको में लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से यहाँ पर शिफ्टेड जॉब्स टू मेक्सिको ड्यू टू लो लेबर कॉस्ट। इसका नाम चेंज कर दिया गया है USMCA, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, कनाडा। अब इस पहले क्या था, नाफ्ता के नाम से इनके मेंबर कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, बट अब जब इनका नाम हो गया USMCA, तो इनका नाम आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। ये तो क्लियरली आप समझ जाओगे, क्योंकि US से क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट, M से हो गया मैक्सिको, CA से कनाडा। ठीक है। साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये किसके लिए है? नॉर्थ अमेरिकन। यहाँ क्या लिखा था? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन के लिए। ये साउथ अमेरिकन, साउथ एशियन के लिए है। ये साइन किया गया था 2004 में, इफेक्टिव हुआ 2006 से। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान।
इनका ऑब्जेक्टिव है फ्री ट्रेड करना और साथ ही साथ फ्री ट्रेड करना अमंग सार्क कंट्रीज, दैट इज ये सारे कंट्रीज, और कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस करना, इकोनॉमी टाइज बनाए रखना साउथ एशिया में। कुछ चैलेंजेस इन्होंने फेस किया, दैट इज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान मेंबर है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा रीजनल ट्रेड कम था, नॉन टैरिफ बैरियर्स, और प्रोग्रेस स्लो ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस एंड ट्रेड बैरियर्स। इसमें उतना हमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल टेंशंस एंड ट्रेड बैरियर्स की वजह से। एशियन, एशियन का क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, फुल फॉर्म 1967 में आया था। 10 मेंबर कंट्रीज हैं, कौन कौन सा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये नाम याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन लाने के लिए था। एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्रिएट किया गया है पीस एंड स्टेबिलिटी इस रीजन में लाने के लिए। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना, इंडिया, जापान एंड ईयू के बीच में, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में। चैलेंजेस भी फेस किया इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होने की वजह से, पॉलिटिकल डिफरेंस होने की वजह से, और इनका डिपेंडेंसी चाइना एंड यूएस पे होने की वजह से ट्रेड पॉलिसी के लिए। सार्क, सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपका एक इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ साउथ एशियन नेशन, स्टैब्लिश किया गया है प्रमोट करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दिसंबर 8 1985 में इसको फाउंडेड का डेट है। हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। 8 कंट्रीज है टोटल। अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया है 2007 में। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इनके मेंबर कंट्रीज याद कर लेंगे हम, ठीक है। सार्क का मोटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, दैट इज स्ट्रेंथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी फोस्टर करना, गुड रिलेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, ठीक है, मेंबर नेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को कम करना एंड इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, एक्सचेंज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ट्रेड का लाइक सार्क का कुछ इनिशिएटिव एंड एग्रीमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, साफ्ता साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2006 में आया था। ये ट्रेड एग्रीमेंट लाया गया था टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए। सार्क डेवलपमेंट फंड एसडीएफ, दैट इज फिनांस रीजनल प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए था फंड, एसडीएफ सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट, ये नेचुरल डिजास्टर के लिए था, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव एंड एग्रीमेंट है। कुछ चैलेंजेस फेस किए गए सार्क की तरफ से, पॉलिटिकल टेंशन इंडियन पाकिस्तान स्पेशली, ट्रेड बैरियर्स मेंबर नेशन में, और स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। देखो ये सबका फुल फॉर्म याद कर लेना। फुल फॉर्म के साथ साथ इनका मेंबर कंट्रीज कौन कौन से थे, मेंबर कंट्रीज के साथ साथ इनका हेडक्वार्टर का नाम, ठीक है, हेडक्वार्टर का नाम, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सबका मोटिव वही, चैलेंजेस वही है, पॉलिटिकल टेंशन है, किसी का पॉवर्टी कम करने का है, ट्रेड बैरियर्स को कम करने का, यही सब इनका का कुछ ऐसा चैलेंजेस है। अब ये AIIB क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये आपका एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो फोकस करता है फिनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन एशिया एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका किस पे फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है। ये स्टैब्लिश हुआ था 2016 में। हेडक्वार्टर है बेजिंग, चाइना में। 109 मेंबर कंट्रीज है राइट नाउ, जिसमें इंडिया भी आपका वन ऑफ द मेंबर कंट्री है AIIB का। इसका मेन पर्पस है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट होता है उसको प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड रीजनल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। कुछ की सेक्टर्स है जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर, अर्बन डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब में इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है। सबसे ज्यादा शेयर होल्डर इसमें चाइना है जिसका अराउंड 26.6% वोटिंग पावर है। तो बेसिकली AIIB का काम क्या है, ये आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक है जो किस पर फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर।
किस पे फोकस करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो इंडिया भी इनके एक मेंबर है। सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसमें चाइना है। सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर चाइना इंडिया है। मतलब देखो, इंडिया मेंबर है AIIB का, ये हमें समझ में है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, मतलब चाइना तो फर्स्ट शेयर होल्डर है, इसके बाद आपका इंडिया है। तो AIIB ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपना फंड प्रोवाइड किया है इंडिया में भी, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ, रोड नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब। तो AIIB का अगर फुल फॉर्म आपको याद रहेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, ठीक है। अब UNCTAD ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक आपका परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टैब्लिश किया गया है 1964 में, प्रमोट करने के लिए एक फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री ग्लोबल इकोनॉमी। मीन्स ये स्टैब्लिश हुआ है 1964 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। क्या लिखा है? यूनाइट डेवलपमेंट के लिए है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी फॉस्टर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। मेन वर्क इनका कहाँ है? UNCTAD का, जो स्विट्जरलैंड जिनीवा में है। 1964 में इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि नाम में ही इनका ट्रेड एंड डेवलपमेंट आ रहा है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट में तो इनका इन्वॉल्वमेंट होगा ही। तो फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एज अ मीन्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरप्राइज डेवलपमेंट में, पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंट, इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में, टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। रोल एड्रेसिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्प करना, इंप्रूव करना लॉजिस्टिकल सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्री। रिसर्च एनालिसिस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये है आपका UNCTAD का फुल फॉर्म एंड उनका मीनिंग एंड उनका हेडक्वार्टर, से भी याद रखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF, इनके मेंबर्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। मेंबर्स नहीं, एक मिनट, मेंबर्स तो 190 कंट्रीज है। मैं बता दूं क्या याद रखना है इसमें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये स्टैब्लिश हुआ है 1944 में। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA। 190 कंट्री है टोटल। इनका रोल है कि जो मॉनेटरी हेल्प बोल सकते हैं ना, फाइनेंशियल टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो इनका मेन रोल है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, मनी से रिलेटेड है। देखो इंटरनेशनल लिखा है, मॉनेटरी मतलब ये मनी से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। प्रोवाइड करना पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंशियल हेल्प, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना मेंबर कंट्रीज को। IMF सर्विलेंस मतलब निगरानी रखना, नजर रखना, मॉनिटर करता है ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल कंट्रीज और उसके पॉलिसीज को। पब्लिश करता है रिपोर्ट जैसे कि WEO और GFSR रिपोर्ट। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को जहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है या फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है ज्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को लेकर के। साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि ये सब प्रोग्राम दे सकते हो जो लो इनकम कंट्रीज को प्रोवाइड की जाती है उनको फंड्स के लिए। कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफर करता है, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। बेसिकली IMF आपका मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, फाइनेंशियल हेल्प एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म होता है, कंट्री जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही होती है IMF का हेल्प लेती है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी को कम करने के लिए, देखो बैंक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी आपका मनी से ही है, ठीक है, मनी से तो है बट मेन इनका फोकस किस पे है? इकोनॉमी को डेवलप करने पर एंड पॉवर्टी को कम करने के लिए। लॉन्ग टर्म होता है, ये सिर्फ आपका मनी देगा, शॉर्ट टर्म हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए डेवलप करना नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो हम बेसिकली क्या देखें, IMF जो हो जाता है ये मनी से रिलेटेड है जो कि आपका फिर शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है। बट अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये आपका डेवलपमेंट, पॉवर्टी को कम करना, ये सबसे रिलेटेड है जो कि एक लॉन्ग टर्म हो जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली ट्रेड को अच्छे से स्मूथली, प्रिडिक्टेबल एंड फ्रीली हो सके अमंग द नेशंस, इस पे ध्यान देते हैं।
WTO 1 जनवरी 1995 में आया था, रिप्लेस करके गैट को, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को, ठीक है। मतलब GATT को रिमूव करके क्या आया था, WTO आया था, ठीक है। इसको रिमूव करके कब आया था, 1995 में, ठीक है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, इससे पहले भी हमने पढ़ा वॉशिंगटन डीसी और UNCTAD का जेनेवा स्विट्जरलैंड। मतलब WTO UNCTAD दोनों का एक ही जगह, 164 कंट्री एज ऑफ नाउ। और इसमें ट्रेड से रिलेटेड रूल्स, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, फ्री ट्रेड होना में हेल्प करते हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस में ये हेल्प करते हैं। हम WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली किस पे फोकस करता है, ट्रेड पे फोकस करता है, ठीक है। तो ट्रेड अग्रीमेंट है, राउंड ऑफ नेगोशिएशन, जैसे कि दोहा राउंड, ये सब, ठीक है। टैरिफ, कोटा, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, मिनिमाइज करना, एक डिस्प्यूट को सेटल करता है। जो ट्रेड डिस्प्यूट होता है ना बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, उसको ये कम करता है या फिर रिजॉल्व करता है, मिनिमाइज करता है, डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है जो हैंडल करते हैं सारे कंप्लेंट्स एंड इंश्योर करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सके। प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना, रिव्यू करना ट्रेड पॉलिसी, मेंबर कंट्रीज जो है ये ध्यान रखते हैं कि सारे कॉम्प्लायंस मेट हो WTO अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डेवलपिंग नेशन, ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड को कैपेसिटी बिल्ड करने एंड मतलब ग्लोबल ट्रेड में अपना 100% देने में। कुछ अग्रीमेंट है WTO का, जैसे कि जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड जो 1994 तक था, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करता था। फिर गैट्स आया, गैट्स जो कि आपका ट्रेड इन सर्विसेज पे फोकस करता था। जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है, ये ट्रेड पे था, टैरिफ एंड ट्रेड ये सर्विसेज पे है, ये टैरिफ एंड ट्रेड था, ये सर्विसेज पे। फिर आपका आया ट्रिप्स, ट्रिप्स ये आपका PYQ में पूछा गया है। ट्रिप्स किस पे फोकस करता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ये आपका इंटेलेक्चुअल IP होता है ना, IP एड्रेस उस सब से रिलेटेड है। तो इंडिया एंड WTO, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO, मेंबर है WTO का। इंडिया जो है ये एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है नेगोशिएशन और एग्रीकल्चर, सब्सिडीज, ई-कॉमर्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कनेक्टेड रहता है। इंडिया ने India has filed and defended multiple cases in WTO dispute. इंडिया का आपका डिस्प्यूट जो है वो सेटल किया गया, रेजोल्यूशन सिस्टम, मतलब टाइम टाइम सब कुछ हो पाया। तो WTO बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली आपको ट्रेड, टैरिफ, IP हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सबसे रिलेटेड है। और साथ ही साथ इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ नेगोशिएशंस राउंड है WTO का अंडर गैट एंड WTO, जैसे कि जेनेवा राउंड कब हुआ था, 1947 में। ये फर्स्ट गैट अग्रीमेंट था जो टैरिफ रिड्यूस करने के लिए था ट्रेड गुड्स पे। NAC राउंड 1949 में टैरिफ रिडक्शन के लिए, टोरके राउंड 1950 से 51 टैरिफ रिडक्शन के लिए, जेनेवा राउंड 2 1956 में, जेनेवा राउंड 1 ये हो गया, जेनेवा राउंड 2 ये हो गया 1956 में, टैरिफ कट के लिए था। डिलॉन राउंड 1960 में, ये आपका फोकस करता था टैरिफ रिडक्शन। केनेडी राउंड 1964, टैरिफ कट, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। टोक्यो राउंड आपका 1973 में आया था, टोक्यो राउंड 1973। टोक्यो राउंड आपका सब्सिडीज, इंपोर्ट कोटास, लाइसेंसिंग ये सब पे वर्क है। उरुगे राउंड आया था 1986 में, जो ट्रिप्स से रिलेटेड था, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अभी मैंने आपको बताया, गैट्स इंट्रोड्यूस करना। दोहा राउंड जो अभी चल रहा है, दोहा राउंड 2001 से लेकर के अभी तक, ये फोकस करता है कंट्री को डेवलप करने का, एग्रीकल्चर पे भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी, ई-कॉमर्स पे भी, मतलब ये सारा कुछ को कवर किया गया है दोहा राउंड में। तो ये आपका अभी भी यही वाला चल रहा है, स्टॉल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, ठीक है। उरुगे राउंड की अगर बात करें, उरुगे राउंड जो कि पहले आया था 1986 में, तो ये लार्जेस्ट एंड सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड राउंड था, जो स्टैब्लिश किया गया था WTO में इन 1995, रिप्लेस किया गया गैट को, तब इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रिप्स को, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कनेक्टेड है। गैट्स जो ट्रेड एंड सर्विसेज से कनेक्टेड है, रेड्यूस करना, टैरिफ एंड एड्रेस करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स। दोहा राउंड की बात करें 2001 से लेकर के अभी तक चल रहा है, डेवलपमेंट राउंड जिसको बोला गया है, लॉन्च किया गया था दोहा में, कतार टू फोकस नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेसिकली था। देखो डी से दोहा, डी से डेवलपिंग कंट्री, आप ऐसे याद रख सकते हो। 2001 से लेकर के अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर हुआ, सब्सिडीज हुआ,
डिस्प्यूट को हैंडल करना इंडिया का यूएस या ईयू के साथ, स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज को, लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करना ट्रेड एंड सर्विसेज में एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स में, ई कॉमर्स में भी ये हेल्प करता है। तो ये स्टॉल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, स्टेटस अब इसका स्टॉल मतलब है, ठीक है, ये ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन डेवलप्ड एंड नॉट डेवलपमेंटल कंट्री, मतलब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। अब ये गैट्स है, ये ट्रिप्स है एंड ये ट्रिम्स है। गैट्स का अभी हमने पढ़ा ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिम्स का इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, ठीक है। गैट्स की अगर बात करें तो ये 1995 में आया है, ये भी 1995, ये भी 1995, ये डब्ल्यूटीओ उरुगे राउंड, डब्ल्यूटीओ उरुगे राउंड, ये भी डब्ल्यूटीओ उरुगे राउंड। ये आपका सर्विसेज से रिलेटेड है, जीएटीएस बैंकिंग सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज से रिलेटेड है। ट्रिप्स की बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क से रिलेटेड। ट्रिम्स की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट फुल फॉर्म अगर जानोगे तो समझ जाओगे, ट्रिम्स आई से इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। गैट्स जो है ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गैट्स जो है ट्रीटमेंट इन एक्सेस ऑफ सर्विसेज, 4 मोड्स ऑफ सर्विसेज जैसे क्रॉस बॉर्डर कंजम्पशन अब्रॉड, ये सब, ठीक है। ये वाला आईपी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, ये आपका प्रोहिबिट करना, लीगल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ट्रेड बैलेंस करना, ठीक है। ये ओपन इंडियन सर्विसेज से रिलेटेड है, एजुकेशन, मतलब सब जगह वही बात का, ये अगेन आप देखो पेटेंट से रिलेटेड है, आईपीआर से, ये आपका अगेन इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक, ये आपका प्राइवेट एसेंशियल, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फार्मा से रिलेटेड है ये, क्योंकि ये आईपी से कनेक्टेड है, एंड ये आपका लिमिट करना सोर्सिंग पॉलिसी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोवर्सी हमें उतना नहीं जानना है, बस आपको याद रखना है कि अगर गैट्स लिखा है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, ट्रिप्स लिखा है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, ट्रिम्स लिखा है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए। अब ये ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ये आपका 2025 में पूछा गया था पीवाईक्यू में, तो इस वजह से मैंने इसको भी डाला है। ग्रीन बॉक्स जो है ये आपका सब्सिडीज है जो कि do not distort trade or cause minimal distortion. ये these subsidies are permitted without limit because they support rural development and sustainability. तो green box आपका research and development से connected है, आपका environment protection से connected है, ठीक है, and direct income support प्रोडक्शन लेवल से नहीं है। अंबर बॉक्स की बात करें तो अंबर बॉक्स जो है आपका कनेक्टेड है फर्टिलाइजर से, इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट से, आपका ट्रेड से कनेक्टेड है, ठीक है, सब्सिडीज से कनेक्टेड है। मतलब अगर हम लोग ग्रीन बॉक्स को देखें तो यहाँ पर आपका ट्रेड नहीं बल्कि आपका रिसर्च, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। अंबर में आपका क्या है कि आपका सब्सिडीज, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे कनेक्टेड है। ब्लू बॉक्स जो है ये आपका जैसे कि स्पेशल कैटेगरी, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, नो कंडीशन टू लिमिट ओवर प्रोडक्शन, मेनली यूज्ड बाय डेवलप्ड कंट्री, मतलब इसका कीवर्ड होगा ब्लू बॉक्स, डेवलप्ड कंट्रीज यूज करती है। अब यहाँ पर आप इसका अच्छे से मतलब अगर हम लोग बोले तो डिफरेंस देख पाओगे। जैसे कि ग्रीन बॉक्स जो है ये सब्सिडीज दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और मिनिमल डिस्टॉर्शन के लिए होता है, गवर्नमेंट फंडेड होता है, प्राइस सपोर्ट मिलती है, इसमें आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड हुआ, रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर देयरफॉर अलाउड विदाउट लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, पॉलिसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। अंबर बॉक्स की बात करें तो ये आपको डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिस्टॉर्ट प्रोटेक्शन प्रोडक्शन विद सम एग्जेम्पशंस। अंबर बॉक्स ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्वांटिटीज, ठीक है। ब्लू बॉक्स ये आपका अंबर बॉक्स का है लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, मतलब ब्लू बॉक्स में आपका अंबर बॉक्स है बट कुछ कंडीशंस है, जैसे कि इसमें देयर इज नो लिमिट, ठीक है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है ऑन स्पेंडिंग ब्लू बॉक्स सब्सिडी। मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा था, ब्लू बॉक्स के लिए कीवर्ड डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के लिए होता है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक में आपको याद रखना है कुछ क्योंकि इससे आपका पीवाईक्यू था। वर्ल्ड बैंक इज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करता है लोन, ग्रांट करता है लोन टू डेवलपिंग कंट्री प्रोजेक्ट के लिए, या जिसका पॉवर्टी रिड्यूस करने का एम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एस्टैब्लिश हुआ है 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए, मेंबर कंट्री 189 एज ऑफ राइट नाउ। ये बेसिकली आईएमएफ के साथ वर्क करता है एंड यूएन के साथ एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। टोटल 5 आपके बैंक्स हैं जो
5 इंस्टीट्यूशन है जो कि कुछ कुछ पर्पज से क्रिएट किया गया है, जैसे IBRD, ये आपको याद रखना है, इस इंस्टीट्यूशंस का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम फैमिली को, जो लो इनकम कंट्रीज होता है उनको लोन प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि लो इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट फ्री में लोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री को। मतलब ये आपका, अगर हम लोग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की बात करें तो ये लो इनकम को हेल्प प्रोवाइड करता है। और अगर हम IDA की बात करें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट का, तो ये पुअर कंट्रीज को इंटरेस्ट फ्री रेट में या फिर लो इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। IFC इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन, फिनेंस प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, ये पॉलिटिकल रिस्क से इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग नेशन। और ये ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो ये आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए होता है इन्वेस्टर एंड कंट्री के बीच में। तो ये मेंबर्स का नाम आपको याद रखना है। IBRD दैट इज फॉर लो इनकम को प्रोवाइड करती है लोन वगैरह, और IDA पुअर कंट्रीज को प्रोवाइड करती है लोन फ्री रेट, मतलब लोन फ्री इंटरेस्ट रेट या लो इंटरेस्ट रेट में। IFC की बात करें तो ये आपका प्रोवाइड करती है हेल्प प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। मीगा, MIGA, ये आपका इंश्योरेंस रिस्क से कनेक्टेड है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। और इसकी बात करें तो ये आपका सेटलमेंट करता है डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंट्रीज, ठीक है। तो IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। वर्ल्ड बैंक फोकस करता है लॉन्ग टर्म पे, IMF शॉर्ट टर्म पे, हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। लोन्स प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम नहीं रहता, क्राइसिस रहता है। ये आपका डेवलपिंग नेशंस के लिए होता है, ये आपका कंट्री फेसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे IBRD, IMF नहीं, IFC, सॉरी IMF नहीं है, MIGA है, IDA है, ठीक है। IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड ICSID। तो ये हो गया पूरा आपका 6 मेंबर इंटरमीडिएट्स नहीं, इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है। डंपिंग क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ये भी आपका PYQ रह चुका है 2025 में, ठीक है। 2025 में डंपिंग, 2025 मतलब PYQ रह चुका है ये, ईयर मत देखो, ठीक है, ईयर आई थिंक थोड़ा गलत हो सकता है, बट PYQ है ये। डंपिंग क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। डंपिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है इंटरनेशनल ट्रेड में जहां पर कंट्री हो या कंपनी हो, एक्सपोर्ट करती है गुड्स को लोअर प्राइस में rather than डोमेस्टिक मार्केट प्राइस और बिलो टू देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम अक्सर ये इस वजह से करते हैं सो दैट हम कॉम्पिटिटिव रह सके फॉरेन मार्केट में। मतलब डंपिंग क्या है बेसिकली, हम जिस इस प्रोडक्ट को, एक हुआ होम कंट्री और एक हुआ होस्ट कंट्री, तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक कंट्री और ये हो गया आपका फॉरेन कंट्री। ये समझ में आ गया हम लोग को। अब डंपिंग का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जिस कॉस्ट में यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में क्या लिखा है, वेयर अ कंट्री और कंपनी एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ पे जो गुड्स है ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरे को दे रहे हैं एट लोअर प्राइस। मतलब अगर हम यहाँ पे 10 रुपया चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 5 रुपीज चार्ज करेंगे। और ये करने का रीजन क्या है, सो दैट हम फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सके, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रह सके, to gain a competitive edge in foreign market. Hurts domestic industry by forcing local company out of business, leads to monopolization of dumping country, eliminate competition, causes trade dispute between countries। सही है, डंपिंग का मतलब समझ में आ गया। कॉम्पिटिटिव रहने के लिए नहीं करते, सॉरी, आप ये समझो बस कि यहाँ पर हम जो भी प्राइस को चार्ज कर रहे हैं,
अगर हम यहाँ पे 10 रुपीज चार्ज करें डोमेस्टिक में तो यहाँ पर उससे कम कर रहे हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं बट हमारा रेट यहाँ पर हाई है बट यहाँ पे लो है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डंपिंग, कि हम लोअर प्राइस चार्ज कर रहे हैं आउटर कंट्री में, ठीक है, लोअर प्राइस चार्ज कर रहे हैं आउटर कंट्री में। अब पहला डंपिंग का टाइप है प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग क्या होता है? अ कंपनी या कंट्री सेल करती है गुड्स को एट एन एक्सट्रीमली लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट टू एलिमिनेट कंपटीशन, ठीक है। प्रीडेटरी डंपिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हम डोमेस्टिक एंड फॉरेन, ठीक है, अगर हम यहाँ 10 रुपीज में सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ 2 रुपीज में सेलिंग करें, मतलब हम यहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्राइस में करते हैं, काफी कम प्राइस में करते हैं फॉरेन मार्केट में, सो दैट हम कंपटीशन को रिमूव कर सके। क्या? कंपटीशन को एलिमिनेट कर सके, कंपटीशन को रिमूव कर सके। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब यही समझो कि हम डोमेस्टिक के कंपैरिजन में फॉरेन में एकदम लो प्राइस में करते हैं, देखो एक्सट्रीमली लो प्राइस में, ठीक है। One local industries shut down, the dumper increases price. Once local industry shut down, the dumper increases the prices, take control of market. मतलब एक चाइनीज कंपनी है, सेल कर रही है स्टील इंडिया में लो प्राइस एट फार बिलो कॉस्ट, लीडिंग टू इंडियन स्टील मार्केट टू शट डाउन, ठीक है, मतलब लो प्राइस। परसिस्टेंट डंपिंग मतलब क्या हुआ? A continuous practice where an exporter रेगुलरली सेल्स द प्रोडक्ट एट चीपर अब्रॉड देन इन डोमेस्टिक, मतलब यहाँ रेगुलर बेसिस पे आप चीप में बेच रहे हो, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, चीप में मतलब सस्ते में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, बहुत सस्ते में एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। रेगुलर यहाँ का कीवर्ड क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट डंपिंग का, परसिस्टेंट डंपिंग का हो जाएगा रेगुलर, ठीक है। दिस इज डन, ये ऐसा इस वजह से करते हैं सो दैट हम मार्केट शेयर गेन कर सके और ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके हमारा। एक यूएस फार्मा कंपनी है, रेगुलरली सेल कर रही है मेडिसिन अफ्रीका में लोअर प्राइस में इन द यूएस, सो दैट वो अपना स्टॉक को क्लियर कर सके, मार्केट शेयर गेन कर सके, मार्केट शेयर गेन कर सके और अपना सेल्स को इंक्रीज कर सके। स्पॉडिक डंपिंग, स्पॉडिक डंपिंग क्या होता है? जब ये ओकेजनली होता है, रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी ओकेजनली होता है, जब कंपनी के पास स्टॉक काफी ज्यादा हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए सेल करती है लोअर प्राइस में, ठीक है। क्यों कर रही है? स्टॉक को क्लियर करने के लिए। देखो अकर्स ओकेजनली मतलब कभी कभी ऐसा होता है, स्पॉडिक नॉट रेगुलर, स्पॉडिक इज नॉट रेगुलर, ये कभी कभी होता है जब कंपनी के पास काफी ज्यादा स्टॉक है, वो क्या करती है, उस स्टॉक को सेल करती है लोअर प्राइस में फॉरेन मार्केट में अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए। जैसे एक यूरोपियन कार मैन्युफैक्चर कंपनी जो है लास्ट ईयर अपने मॉडल्स को क्लियर करने के लिए एशियन मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस में सेल कर दे रहा है। रिवर्स डंपिंग happens when a company sells goods at higher price, ठीक है, happens when company sells goods at higher price, मतलब रिवर्स में हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम चीप में बेच रहे थे बट रिवर्स में हम हाई कॉस्ट में बेच रहे हैं, ठीक है, हाई कॉस्ट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाई कॉस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, while keeping domestic at lower, मतलब हम फॉरेन में हाई प्राइस में कर रहे हैं बट अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो यहाँ पर डोमेस्टिक में हम लो प्राइस में रख रहे हैं, ये हो जाता है आपका रिवर्स में। रिवर्स में जस्ट ऑपोजिट है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फॉरेन में हम लो से कर रहे थे बट यहाँ पर फॉरेन में हाई कॉस्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक में लो कॉस्ट रखते हैं, ये हो जाता है आपका रिवर्स का। यूज्ड व्हेन डिमांड इन फॉरेन मार्केट इज इनलास्टिक, कंज्यूमर विल बाय इवन एट हाई प्राइस, मतलब ये हम तब यूज करते हैं रिवर्स जब हमें पता है कि फॉरेन में भी हम अगर अपने प्रोडक्ट को हाई कॉस्ट में बेचे तो भी वो बिक जाएगा, वो सेल ऑफ हो जाएगा। जैसे कि एक लग्जरी ब्रांड अपने वॉच को सेल कर रही है चीपर प्राइस में होम कंट्री में, अपने डोमेस्टिक कंट्री में कम प्राइस में बेच रही है बट एट प्रीमियम प्राइस इन इंटरनेशनल, बट इंटरनेशनल में क्या कर रही है, हाई कॉस्ट में बेच रही है। एंटी डंपिंग क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज, एडिशनल टैरिफ लगा देना, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, स्पेशल टैरिफ लगा देना, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट कोटास या रेगुलेशन। एंटी डंपिंग एंड आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटीज ये आपका एक टैरिफ होता है जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है, सोल्ड एट प्राइस लोअर देन डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, बिलो देन प्रोडक्शन डंपिंग, ठीक है।
ये आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये एक्सपोर्टर्स को स्टॉप करने के लिए होता है। बिलो कॉस्ट प्राइस एंड हार्मिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जब कंट्री डेलिबरेटली डंप करती है प्रोडक्ट को कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए इन इंपोर्टिंग कंट्री, प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रिडेटरी प्राइसिंग से, अनफेयर कंपटीशन से। काउंटर वेलिंग क्या होता है? एक टैरिफ इम्पोज टू न्यूट्रलाइज। इसको एक बार आप अपने से रीड कर लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 1 ओवर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यूनिट 1 की क्लास ओवर हो चुकी है, ठीक है। अब यूनिट 2 कब से स्टार्ट करना है? नहीं, इसके बाद हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, और वो कब से करना है मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।